अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM 4K टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारियां, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबा हालात हाज़ा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मुल्क के मुमताज़ नश्वर सीनियर कॉलम निगाह तजिया कर अदील साहब। तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, लोग तो बिजली की कीमतों को लेके रो रहे थे कि चलती पर तेल का काम करते अवाम पर पेट्रोल पंप गिराते हुए 26 रुपए से भी ज्यादा फी लीटर पेट्रोल में इजाफा कर दिया गया है। हमारा मुस्तकबिल क्या कहते हैं आप इसके बारे में? समीर, मेरी बहुत पुरानी गजल है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब लिखी। ये मेरी अव्वलीन गजलों में से एक है, मतलब कह सकते हैं जो पहली 10 गजलें हैं उनमें से एक गजल। उसके 2 शेर सुनाना चाहता हूँ, 2 अशार सुना के फिर आगे बात को बढ़ाता हूँ जी। वो ये था कि चल दिया जो दीवाना बना के हमें, चल दिया जो दीवाना बना के हमें, खुश वो भी तो नहीं है भुला के हमें, और दे तसल्ली उसे या मनाए खुशी। इस शेर के लिए इस गजल का था, दे तसल्ली उसे या मनाए खुशी, रो रहा है गले से लगा के हमें। भाई, सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है ना कि आपका महबूब आपसे गले लग के रोए, अपने किसी काम में वो आपके कंधे को कथारसिस के लिए इस्तेमाल करे। तो शायर कहता है कि दे तसल्ली उसे या मनाए खुशी, कि भाई वो अब गम से निढाल है, मेरे कंधे पे सर रख के रो रहा है, अब उसे तसल्ली देनी है या खुशी से नाचना है जी, क्या करना है? रो रहा है गले से लगा के हमें, कि आज उसने फिर बिलाकर मेरे कंधे का इंतखाब कर ही लिया है। अब समझ नहीं आ रही कि मैंने अवाम के गले से लिपट कर रोना है या खुशी से नाचना है, धमाल डालनी है, जैसे 25 करोड़ गुग्गू घोड़े धमालें डालते हैं इलेक्शंस में। अब मैंने करना क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब आप सोशल मीडिया पर जाएं तो वहां थोड़ा सा मातम बरपा नजर आता है, लेकिन ज्यादा खुशी के शादियाने बजा रहे हैं कि हाफिज साहब ने डंडा दिया है तो डॉलर जनाब मुसलसल नीचे आ रहा है, जनाब हाफिज साहब ने ये किया है तो अफगानी अब तेजी से भाग रहे हैं, यहां से स्मगलिंग खत्म हो रही है। अब देखिएगा डॉलर अब घरों से निकल आने हैं, सड़कों पे डॉलर ही डॉलर आपको नजर आएंगे। आप नहरों में, दरियाओं में, जहां भी जाएंगे आपको डॉलर तैरते हुए मिलेंगे। तो डॉलर की फरावानी हो जानी है पाकिस्तान में। जनाब हाफिज साहब ने डंडा दिया हुआ है, मुझे समझ नहीं रहा हाफिज साहब ने डंडा किसको दिया है। अच्छा, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि डॉलर जो है ये जमीन बोस हो रहा है, डॉलर 26 रुपए सस्ता हो गया जी, और दूसरी तरफ आपने 26 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया। भाई, पेट्रोल की कीमतें बराह रास्त जो हैं वो डॉलर के साथ मुंसलिक है ना। तो जब डॉलर नीचे आया है, डॉलर सस्ता हुआ है, तो पेट्रोल की कीमत का ऊपर जाना मेरी समझ से बाहर है। ये कौन सा फार्मूला है, कौन सी साइंस है, ये मेरी समझ से बाहर है। कोई तो मुझे समझाए, कोई समझाने वाला है पाकिस्तान में जो मुझे समझा दे ये कि डॉलर नीचे आया है, पेट्रोल की कीमतें बेशक आलमी सतह पर बुलंद हुई हो, तो पाकिस्तान में डॉलर नीचे आया तो उसके समरात अवाम को कम मिलेंगे। हैरत की बात है, चीनी गोदामों से बाहर निकाली जा रही है। ऐसे आज हमने इतने लाख चीनी पकड़ ली है, आज इतने अरब डॉलर पकड़ लिए हैं, आज इतने अरब रुपया पकड़ लिया है, लेकिन चीनी की कीमतें मुसलसल बुलंद हो रही हैं। तो भाई, आपके कुर्बान ना जाऊं इस एक्शन पर जो आप एक्शन करते हैं। हर रोज चीनी बरामद हो रही है, गोदामों से बाहर निकाल रहे हैं, अवाम को तो 200 रुपए किलो मिल रही है। आप किस मुल्क में रह रहे हैं? अच्छा, इंडिया अभी तक बड़ा खुश रहा कि उसने चांद पे कदम जमा लिए, ये मैंने सोशल मीडिया से चोरी किया ये लाइन। इंडिया बड़ा खुश है कि हमने चांद पर कदम जमा लिए हैं, लेकिन वो हमने तो अपने मुल्क को, प्यारे वतन को चांद बना दी है। अच्छा, चांद भी गैर आबाद है, वहां पे ना बिजली है, ना पानी है, ना खुराक है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो हम पाकिस्तान को, वो जो गाना कभी गाया था ना उस्ताद अमानत अली खान साहब ने, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन जी, तो ये जो चांद मेरी जमीन, मैं सोचता था कि ये क्यों कहा है उसने, अब समझ आ रही है, क्योंकि चांद मेरी जमीन, वो जमीन भी गैर आबाद है, वहां भी ना पानी है, ना खाने के लिए कुछ है, ना बिजली है, ना गैस है। 10 साल के बाद इस पूरे गाने की समझ आएगी, इस गीत की समझ 10 साल बाद आएगी, जब पाकिस्तान में चांद पर तब रोशनी होगी, वहां पर तब बिजली होगी, पानी होगा, गैस होगा, सब कुछ होगा चांद पर। और पाकिस्तानी सिर्फ अखबारात में पढ़ा करेंगे, किताबों में पढ़ा करेंगे कि पाकिस्तान में भी गैस हुआ करती थी, यहाँ पे गैस के ज़खायर दरियाफ्त हुआ करते थे, पाकिस्तान में बिजली भी हुआ करती थी। लोगों ने खंबे उखाड़ के फेंकना शुरू कर दिए जी। आपको शर्म नहीं आ रही? और हाफिज साहब का डंडा किधर घूम रहा है, ये समझ से बाहर है। याद रखिएगा, अवाम को रिलीफ देने की, ये जो आया ना काकड़ लाकड़ साहब, मैंने पहले दिन लाकड़ साहब कहा था, ये जो काकड़ लाकड़ साहब आए हैं ना, बड़े दावे इन्होंने किया कि मैं अवाम को रिलीफ देने जा रहा हूं। पहले दिन ही इजलास बुला लिया बिजली पे, हम बड़े खुश हुए जनाब, किसी को तो पब्लिक का ख्याल आया। अच्छा, जिस बंदे को बुलाया इन्होंने, सेक्रेटरी पानी और बिजली, उनसे जब कहा कि अवाम को रिलीफ देना है, उसने कहा जनाब को शर्म है, या करें, मैं तो रिलीफ देने वाला बंदी ना, आपने गलत बंदे को बुला लिया, मेरे पास तो इख्तियार ही नहीं है, तो नेपरा के पास इख्तियार है, तो मैं आपको क्या इसका जवाब दूं?
ਚੱਜਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ बुलाओ। अब वो हक्का बक्का कि ये सेक्रेटरी वाटर एंड पावर है और इसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, तो तुम वाटर एंड पावर के क्या सेक्रेटरी हो? अच्छा, इस मुल्क में किसी को कोई पता नहीं है किसके पास क्या इख्तियार है। सदर को ये नहीं पता कि इलेक्शन देने की तारीख का इख्तियार मेरे पास है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन को ये नहीं पता, किसी को नहीं पता। और वो उस रोज बड़ी खूबसूरत दिलचस्प सूरत हाल बन गई थी ना, जब बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहा था, उसने कहा कि मुझे नहीं कोई भी पता कि इलेक्शन कब होंगे, ये चूंकि इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे। तो कितनी खूबसूरत सिचुएशन है पाकिस्तान में। सदर पाकिस्तान को नहीं पता कि इलेक्शन कब होंगे, डेट किसने देनी है, इलेक्शन कमीशन कहता है कि पता नहीं किसने देनी है। तो ये है वो मुल्क। अच्छा, चांद मेरी जमीन फूल मेरा वतन में बात कर रहा था, तो 10 साल के बाद लोग इस गाने को, इस गीत को सही मानों में एंजॉय करेंगे। जब पाकिस्तान बिल्कुल चांद जैसी सूरत हाल यहां होगी, फिर चांद के लोग गीत गाया करेंगे पाकिस्तान को लेकर। वहां से पाकिस्तान एक चमकता हुआ सितारा उन्हें नजर आएगा। और हम तो खैर खुश है ना कि ये इस्लाम का कला है और हमारे पास एटम बम है और हमारे पास बैनुल बर्रे आज़मी मिसाइल हैं। हम तो बड़े खुश हैं कि हमारे पास डॉक्टर कदीर जैसे ज़हीन लोग हैं, डॉक्टर समरमंद मुबारक जैसे लोग हैं, और पटवारी बड़े खुश हैं कि हमारे पास जनाब नवाज शरीफ जैसा विजनरी लीडर है, और यूथी खुश हैं कि हमारे पास इमरान खान साहब हैं। तो शर्म से डूब मरो सारे के सारे अपने लीडरों समेत। अगर किसी गैरतमंद बाप की औलाद हो तो शर्म से डूब मरो कि तुमको किसी ने कोई रिलीफ नहीं दिया। ये काकड़ लाकड़ बेचारा क्या रिलीफ देगा। मैंने बताया था कि ये 10 अरब रुपए से ज्यादा खर्च करके सेनेटर बना था जी। कितने खरब इसने खर्च किए होंगे वजीर आज़म बनने के लिए, जो सेनेट की सीट पे लानत भेज के इधर आ गया। तो ये रिलीफ देने आया, ये तो अपनी। और आपको पता है ना, जो नैब हो रही है, ये उनमें से है अगर नैब के खाते खुलते हैं, जो कि नहीं खुलने। ये तो 2, 4, 5 दिन में ये जो चीफ जस्टिस साहब फैसला दे के गए हैं, ये रिव्यू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये तो खुद नायबसद है। तो बाबा ये आपको रिलीफ देंगे, ये बड़ी शर्म की बात है, ये सोचना भी। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूं, आपने कहा ना कि हमारा मुस्तकबिल क्या है। मैं तो पाकिस्तानी कौम के मुस्तकबिल से 100 मरतबा कह बैठा हूं, 100 मरतबा, कि मैं इंतहाई मायूस हूं कि पाकिस्तानी कौम का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई मुस्तकबिल नहीं इसका। अच्छा, मैं किस बुनियाद पर कहता हूं? उसकी वजह यह कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक छोटा सा तूफान है, 26 रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ाई यार, 26 रुपए मान ही रखते हैं, 26 रुपए पर लीटर बढ़ाया। तो इन्होंने करना क्या होता है, ये मोटरसाइकिलें निकालते हैं, पेट्रोल पंप चढ़ जाते हैं और जाके पूरा पेट्रोल भी नहीं डलवाते 1 लीटर भी, उसे कहते हैं यार 200 का पाई। शर्म से डूब मरी, ये लाइनें लगा देते हैं सिर्फ 200 रुपए का पेट्रोल लेना, और 200 से ज्यादा वो देते भी नहीं। जिस रात पेट्रोल महंगा होता है ना, उस रात 200 से ज्यादा देते भी नहीं। तो ये औकात है, इसलिए इन्हें मैं गुग्गू गोड़े कहता हूं। अच्छा, मुझे इनका फ्यूचर इसलिए कुछ नजर नहीं आता, वो है ना शेर कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। भाई, जिस कौम को अपनी हालत खुद बदलने का ख्याल नहीं आता, खुदा उस कौम की हालत नहीं बदला करते। इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट बना के सिर्फ अपना भड़ास निकालना काफी समझा है, उस पर लान तान किया थोड़ी सी, उसके बाद खामोशी है। कोई बंदा, अच्छा, एहतजाज की कॉल दी थी 2 लोगों ने, एक आम लोग पार्टी ने दी थी, एक दी थी जमात इस्लामी ने, दोनों फ्लॉप हुई हैं, लोग गए ही नहीं। अब वो भी चुप करके बैठ गए कि यार करें क्या, गुग्गू घोड़े तो हिलते भी नहीं है। हम लोग अब 15 तारीख को पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, अब हम 1 अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं कि 1 अक्टूबर को कितनी कीमतें बढ़ती हैं। ये हम करेंगे क्योंकि हमने उसकी पहले से पोस्टें बना के रखी हैं। अगर बढ़ा तो लानत भेजनी है, अगर कम हुआ तो हमने कहना देखी नवाज शरीफ का ऐलान होया जिस सिर्फ कि वो आ रहे की। और मैंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ, बार बार कह रहा हूं, 21 अक्टूबर 2023 तो क्या 21 अक्टूबर 2024 में भी आ जाए नवाज शरीफ साहब, तो मेरे लिए बड़ी हैरत की बात होगी। अच्छा, खैर ये मेरा मौजू नहीं है। जमजम उन्होंने मुल्क है, उन्होंने वतन है। अपने बाप के जनाजे को कंधा देने के लिए वो तशरीफ नहीं ला सके थे, अपनी बेगम को, कुलसूम नवाज को लाहद में उतारने, लेकिन इस पब्लिक को, इनके ताबूत को लाहद में उतारने के लिए नवाज शरीफ साहब जरूर आ जाएंगे जी, क्योंकि अवाम से बहुत मोहब्बत है ना। बाबा मरियम बीबी ने कहा था कि पेट्रोल जब 1 रुपया लीटर भी इजाफा होता है तो नवाज शरीफ रो रो के दीवारों में टकरा मार मार के कंधा नाल बाजी बाजी के अपना आपा जी बुरा हाल कर लेंगे। अब तो 26 रुपए कीमत बढ़ी है, और उनके आने से पहले 26 रुपए बढ़ी है। अब उनके आने से पहले एक और 1 अक्टूबर आने वाली है, फिर उनके आने से पहले उन्होंने 21 को आना है, 21 अक्टूबर को, उनके बकौल, मेरे बकौल नहीं। फिर 15 अक्टूबर भी आनी है, और अभी तो मतलब 2 दफा कीमतें और बढ़नी है नवाज शरीफ साहब के आने से पहले पहले। तो नवाज शरीफ साहब जो होना है उतना तो रो रो के पागल हुए होंगे नवाज शरीफ साहब, इतने आंसू दरिया फुरात बहा दिया होगा उन्होंने कि भाई इतनी कीमतें कर दी आपने।
अच्छा, फिर समझ नहीं आ रही कि चीनी इतनी बरामद हो गई, अब अफगानिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल आपने सील कर दिया, स्मगलिंग खत्म है और पाकिस्तान में चीनी जो है 200 रुपए किलो नहीं मिल रही। डॉलर जो है आपने कहा कि हमने जनाब नथ पा देती है, आप साहब ने डंडा कमाया और जादू दी छड़ी हो गया डंडा, सारे डॉलर बाहर निकल पड़े, अब धड़ाधड़ डॉलर गिरे। नतीजा ये निकला है कि पेट्रोल महंगा हो गया। हमें समझ नहीं आ रही यार, मुझे तो बिल्कुल समझ, कोई समझाए तो सही। अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था ये पाकिस्तान की कौम के फ्यूचर के बारे में जो मैंने जुमला बोला, मैंने कहा मैं तो कतई तौर पर मायूस हूं कि पाकिस्तानी कौम का फ्यूचर कभी ब्राइट हो सकता है, कभी इनका मुस्तकबिल संवर सकता है, कभी रोशन हो। उसकी वजह वो जो शेर सुनाया है कि खुदा उन कौमों की हालत से ला ताल्लुक हो जाते हैं जो कौमें अपने हालात से ला ताल्लुक हो जाती हैं। आज पाकिस्तानी कौम अपने हालात से ला ताल्लुक है, अपने हाल से ला ताल्लुक है, अपने माजी से ला ताल्लुक है, अपने फ्यूचर से ला ताल्लुक है। पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं कि हमारा फ्यूचर कितना भयानक है। बिल्कुल चुप करके बैठे हैं, हमारी औलादों का फ्यूचर कितना भयानक है, चुप करके बैठे हैं। और इसलिए मैं इनके फ्यूचर से, पाकिस्तान कौम के मुस्तकबिल से शदीद मायूस हूं। अब मैं आपको बताता हूं, पाकिस्तान में अव्वल तो किसी के पास पैसे ही नहीं है, बिल जमा करवाने के पैसे नहीं है। लोग यहाँ लतीफे बने हुए गुर्दा बेच के पैसे जी आएंगे तो हम बिल जमा करवाएंगे, घर के जेवर तक बेच दिए। अच्छा, एक तरफ तो ये आलम है कि आपके पास पैसे नहीं है बिल जमा करवाने के, दूसरी तरफ जिनके पास पैसे हैं, अब मैं अरबों वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास 40-50 लाख रुपए होते हैं। मतलब 3 मरले का घर बेच लिया तो कुछ 40-50 लाख रुपए आ गए। जिस गुजरांवाला की बात कर रहा हूं, शहरी हदूद के अंदर यहाँ पे जो 2 मरले का 2.5 मरले का घर है वो मिलता है 50-60 लाख रुपए में, 70 लाख रुपए में। मतलब ये मैंने उसकी बड़ी लोअर कास्ट लगा दी। जिस बेचारे ने सिर्फ अद्धे दानों कारखाने वो बेच दिया 2.5 मरले का 3 मरले का घर, उसे मिले 70-80 लाख रुपए। अब जिसके पास ये है ना अजाफी पैसे उसके पास पड़े थे, उसके पास 2 घर थे, एक में रह रहा है और एक उसने 3 मरले का घर बेच दिया। मैं इससे लोअर स्टैंडर्ड की बात नहीं कर सकता था, इससे निचली मिसाल नहीं दे रहा था। एक तो वो लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं है, एक वो लोग जिनके पास कोई 40-50-60-70 लाख 1 करोड़ रुपए तक हैं जिसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, वो बंदा क्या करता है, उसके पास अगर 1 करोड़ तक है, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक, वो कहता है चलो इधर ना जाके सिटी हाउसिंग प्लाट ला लो, वापटा टाउन में प्लाट ले लो, फला मास्टर सिटी में जाके प्लाट ले लो। भाई उससे क्या होगा? कहता है 60 लाख का प्लाट लिया है तो 1 साल के बाद कोई 20-40 लाख साथ आ जाएगा, तो वो मेरे पूरे साल की कमाई हो जाएगी। जब आपने लोगों की सोच ये बना दी हो कि हाथों से कुछ नहीं करना, अपने हाथों से नहीं कमाना, आप प्लाट लें और 1 साल इंतजार करें, आपकी 1 साल की रोटियों के पैसे आ जाएंगे। जब लोगों की सोच ये बना दें तो फिर मुल्क में रोजगार नहीं चाहते जी। अगर उसी 1 करोड़ रुपए से बंदा एक छोटी सी फैक्ट्री लगाए, छोटे लेवल पे छोटी सी शॉप बना ले, तो कम से कम 2 से 3 लोगों को रोजगार दे सकता है, 4-5 लोगों को भी दिया जा सकता है। तो पाकिस्तान से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक तो ये खौफ बना दिया गया लोगों पे कि अगर तुमने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो 10 इदारे तुमसे पूछेंगे तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया कहां से है, मनी ट्रेल दो। लोगों के पास मनी ट्रेल होती नहीं, वो डर जाते हैं, फिर वो बेचारे घबरा के पैसे जो है वो इधर उधर इन्वेस्ट करते हैं, या डॉलरों में करेंगे, सोने में करेंगे, या प्लाट लेंगे। अच्छा, जो बंदा 10-20 लाख रुपए जिसके पास हो, वो भी अगर छोटे लेवल का काम करे ना, शवारमे की शॉप डाले, बर्गर का एक छोटा सा फूड पॉइंट डाले, वो बंदा भी एक छोटे बच्चे को जिसने वेटर के तौर पर काम करना होता है, प्लेटें वगैरह धोनी होती हैं, वो भी कम से कम 2 बंदों को जॉब दे सकता है। जो बंदा 10 लाख रुपए से, इतनी छोटी अमाउंट है, और गौर करें कि 10 लाख वाले बंदे का भी आपने जहन ये बना दिया है कि यार ना तो आपको लाइट मिलनी है, ना बिजली मिलनी है, फिर फूड अथॉरिटी वाले आ जाएंगे तुम्हें उठाने के लिए, फिर कॉर्पोरेशन वाले उठाने आ जाएंगे तुम्हें कि तुम कहाँ चौक में बैठ गए हो, ये तो सरकारी जगह है जहां तुम बैठे हो, उसका ठेला उठा के ले जाएंगे, उसके 10 लाख रुपए बर्बाद हो जाएंगे। इतना डरा दिया गया है लोगों को कि लोग अब बिजनेस की तरफ नहीं आ रहे, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नहीं आ रहे। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ है, जैसे मैंने कहा छोटा कारखाना, बहुत छोटे लेवल पे छोटी छोटी चीजें बनाना, हाथ वाले पंखे बनाना, अब इस पे को अरबों रुपए तो खर्च नहीं होने ना, पाकिस्तान में बिजली नहीं होती, तो अगर दस्ती पंखे आप बनाना शुरू कर दें तो भाई कितने पैसे खर्च होंगे, मुझे बताएं ना। अच्छा, वो जो छोटी छोटी इंडस्ट्री थी हमने वो भी तबाह बर्बाद कर दी, सिर्फ इस वजह से ये खौफ देके कि तुमसे फिर हम पूछेंगे कि तुम्हारे पास पैसे का, यानी कि पाकिस्तान में हमने बिजनेस नहीं करने देना। मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में सबसे तकलीफ दे जो काम है वो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है। यहां जो मैन्युफैक्चरिंग करता है, पहली बात उसे लेबर इतना तंग करती है, पैसे एडवांस ले जाएंगे, बाद में आएंगे नहीं, तुम्हारे पैसे पी जाएंगे। फिर बिजली वाले, वापटा वाले इतना तंग करते हैं, गैस वाले जो गैस आपको देते नहीं, वो कहते हैं हमारे पास गैस है नहीं, हम दे ही नहीं सकते, हम तो घरेलू सारिफिन को पूरी नहीं कर सकते।
तुम्हें कहा हाँ अलबत्ता गैस वाले उन्हें गैस पूरी दे रहे हैं जो 1 करोड़ रुपए की डेली गैस चोरी करते हैं। मैं आपको दावे से कह रहा हूं गुजरांवाला में ऐसी मैं आपको 50 ऐसी फैक्ट्रियों के नाम बता सकता हूं जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिजली चोरी करती है 80 फर्नेसें। अच्छा, वापडा वालों को सबको पता है और जो वापडा के मिनिस्टर थे उन्हें भी पता था क्योंकि उनका चूल्हा उनकी वजह से जलता है। तो यहां अरबों रुपए की डेली करप्शन है एक एक इदारे में सुई गैस में। तो जो छोटा बंदा है ना जिसने 10, 20, 50 लाख 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए को बहुत बड़ी अमाउंट नहीं। मैंने आपको बताया कि जो बेचारा पंजाबी अद्धे हाथे का मकान बेचता है वह भी 70-80 लाख रुपए का, तो 1 करोड़ रुपया तो 3 मरले का घर बेचने से आपको मिल जाते हैं। तो जो बंदा मतलब 3 मरले का घर बेच के 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके छोटा सा बिजनेस कर लेता है उसको कोई करने नहीं देता। मैन्युफैक्चरिंग सबसे पहले तो मजदूर जो है वो बेईमान है, वो काम ही नहीं करते, भाग जाते हैं एडवांस पैसे लेके, जिसे मतलब एडवांस लेके वो भाग जाते हैं। अच्छा, फिर अगर मैन्युफैक्चरिंग कर लिया और उसने माल बेच दिया है तो उसके पैसे नीचे लगा लेंगे। अब माल देते जाओ और पिछले लेते जाओ, उसके पास इतना होता ही नहीं। अगर वो 10 बंदों के नीचे 10-10 लाख रुपया लगा दे तो 1 करोड़ रुपया तो उसकी पूरी रास थी, वो सारे लग जाते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान में कोई कानून ही नहीं है जो आपको पैसे लेके दे सके। अगर आप थाने कचहरी में चले जाते हैं तो अगर आपने 1 करोड़ रुपया तो 2 करोड़ आपके पास होने चाहिए। इमरान हैदर शाह साहब ने उस रोज, हमारे लायर दोस्त हैं, इसी FM4 के टीवी पर प्रोग्राम करते हैं बारूं, इमरान हैदर शाह साहब ने एक केस का हवाला दिया था जहां 1 बीघे का केस था। 1 बीघा मैंने 4 कनाल का, 2 किसानों के दरमियान, 2 भाइयों के दरमियान 1 बीघे का मसला है, 1 बीघा जमीन का। उसका तनाजा कोर्ट में चला गया और कहते हैं कि उन्होंने 5-5 एकड़ अराजी बेच दी और अभी तक फैसला नहीं हुआ। आप अंदाजा कायम करें, 1 बीघा के लिए वो केस उनका अदालत में चला गया है और 5-5 एकड़ अराजी फरोख्त कर दी है। अल्लाह के फजल करम से केस वहीं पर, इंसाफ वहीं का वहीं लटका हुआ है। जिन्होंने इंसाफ चाहिए जाकर टल्ली बजा के लल्ला। तो ये सूरत हाल है। और इंसाफ से याद आया कि उमर अता बंदियाल साहब का आज आखिरी दिन है, उन्हें भी खराज तहसीन पेश करना था। मेरी तरफ से अलविदाई सलाम है। कल उनके बारे में पूरी बात करेंगे जी कि पाकिस्तान उनके फैसलों से कब तक उस फेज से नहीं निकलेगा, ये आफ्टर शॉक्स कब तक आते रहेंगे उनके फैसलों के, जो उन्होंने पॉलिटिकली फैसले दिए किसी एक पार्टी को या किसी 2 पार्टीज को राजी करने के लिए जी। तो उन्होंने जो पाकिस्तान में एक नया कल्चर मुतारिफ करवाया है, अपनी मर्जी के जजेस लाने वाला, उन्होंने कमर जावेद बाजवा को उसमें इस्तेमाल किया था। और शहबाज शरीफ जो है ये तो हमेशा कठपुतली रहा है। मैं बार बार कहता हूं पैसे लेके काम करने वाला, और मतलब बड़ी लंबी बातें हैं कि ये बंदा क्या है। तो उमर अता बंदियाल साहब ने अपनी मर्जी के जजेस लगवाए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। हम उस पर भी बात करेंगे कल, बड़े दलाइल के साथ करूंगा और बड़े प्रूफ के साथ करूंगा कि जनाब उमर अता बंदियाल साहब का ये जो दौर था बतौर चीफ जस्टिस, ये कितना गलीज तरीन दौर था, कितना लिथड़ा हुआ दौर था। खैर, मैं अर्ज कर रहा था पाकिस्तानी अवाम जो है इन्हें इंसाफ मिलता नहीं। अगर आपके पैसे डूब गए तो बस डूब गए, कोई लेके नहीं आपको दे सकता। आप चेक लेके 499F का पर्चा करवा के FIR कटवा के घूमते रहे अदालतों में, आपको लेके देता है पैसे। पहले 499F का जमानत नहीं होती थी, सेशन कोर्ट नहीं लेती थी, छोटे मोटे मतलब 8-10 लाख में भी नहीं लेती थी। अब 1 करोड़ तक सेशन कोर्ट ले लेती है और हाई कोर्ट 1 अरब तक ले लेती है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। खैर, मैं अर्ज कर रहा था कि मैन्युफैक्चरिंग को पाकिस्तान में नामुमकिन बना दिया गया। अब वो लोग जो मेरे जैसे लोग जो चाहते हैं 2-4 लोगों को रोजगार दिया जाए, भाई 2-4 घरों के चूल्हे तो जले ना। मैं तो खुदा तो नहीं हूं कि पूरी कायनात को रिस्क मैं दे दूं। मैं तो इतना कर सकता हूं, अपने हिस्से की एक शम्मा जलानी है, एक दिया जलाना है जो अपने इर्द गिर्द के माहौल को मुनव्वर कर सके। मैं कितने लोगों को रोजगार दे सकता हूं? तो मुझ जैसे लोगों को इतना डरा दिया गया है कि आप भी 1-1.5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके कोई कारोबार करने नहीं बैठ जाना। अगर आपने ये सोच लिया कि मैंने 2-4 लोगों को रोजगार देना है, जो 2-4 घरों के चूल्हे जलाने हैं, तो फिर याद रखना तुम्हारा चूल्हा भी हम बुझा देंगे। फिर तुम भी रोते फिरोगे और मजदूरी ढूंढते फिरोगे, यार खुदा दा वास्ता मेरे पास जो 1 करोड़ था वो डूब गया, मुझे कोई 20-25 हजार की नौकरी दे। इतना खौफजदा कर दिया गया है उन लोगों को जो इन्वेस्ट करना चाहते थे। तो फिर हमारे पास क्या बचा है बाकी? हम एक प्लाट लेते हैं और इंतजार करने बैठ जाते हैं कि प्लाट की कीमत डबल होगी तो मैं बेच दूंगा। 20 लाख का लिया था 40 लाख का हो जाएगा, 50 का लिया था करोड़ का हो जाएगा, करोड़ का लिया था 1.5-2 करोड़ का हो जाएगा तो मैं बेच दूंगा। ये लोगों की सोच है। डॉलर खरीद लेते हैं कि डॉलर लिए, जब डॉलर महंगा होगा तो मैं जो दिहाड़ी ला लूंगा, सोना महंगा होगा तो मैं पैसे कमाऊंगा। ये जब आप लोगों की सोच बना देते हैं तो फिर क्या होता है? फिर मुल्क जो होता है वो बांग्लादेश आगे निकल जाता है, इंडिया। अच्छा, आपको साइंस की समझ नहीं आ रही कि बांग्लादेश आगे क्यों निकल गया? सिंपल सी बात थी, उन्होंने लोगों को भिखारी नहीं बनाया, पेरेंट्स इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे लगा, उन्होंने क्या कारोबार करें। वहां की खवातीन जो है अपने घर में बैठ के, जो दन सिपकों वाली मिसाल नहीं दी,
दस्ती पंखे बना रही हैं, वो अपने घर में बैठ के वो छाबियां ये वो चीजें छोटी छोटी बना रही हैं। अच्छा, माचिस जो है वो घरों में बन रही है। तो हमने क्या किया, हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, हमने पाकिस्तान स्टील मिल जैसे इदारे खत्म कर दिए। अच्छा, दोस्त उस रोज रो रहे थे कि हमारे ट्रेनें क्यों तबाह हुई हैं, रेलवे क्यों तबाह। कल मैं इसमें पूरी इंफॉर्मेशन लेके आऊंगा। आप हैरान रह जाएंगे कि पीआईए के पास टोटल तैयारे कितने हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि हमारा पीआईए खसारे में क्यों है। और भाई 2 दर्जन तैयारे लेके आप कह रहे हैं कि ये पीआईए पाकिस्तान एयरलाइंस, शर्म आनी चाहिए। 2 दर्जन तैयारियां ना एयरलाइंस बन जाती है। तुमसे ज्यादा तो कोरियर अब टीसीएस वालों के पास तैयारे हैं जो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, तुम्हारे पीआईए से ज्यादा। तो शर्म आनी चाहिए, ये है तुम्हारा हाल। खैर, आज ये था कि 26 रुपए से कुछ पैसे ज्यादा पेट्रोल में इजाफा हुआ है। आप साहब डंडा होर कमाओ, ए कौम नूं हजे अकल नहीं जी आई। ये कम अज कम 126 रुपए जिस रोज बढ़ा, शायद हम उस रोज ज्यादा तेजी से पोस्टिंग करेंगे, पैकेज लगवा के, क्योंकि बाहर तो हमने निकलना नहीं। पाकिस्तान की कौम ऐसा रद्दअमल देती है जब पेट्रोल की कीमतें या बिजली की कीमतें बढ़ती हैं, हम पता क्या रद्दअमल देते हैं, जैसे इंडिया में महंगाई हुई है, हम बस वो सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं लख लानत इश्तिहार ऐसे करके, उसके बाद अल्लाह के फजल करम से लंबी तान के सो जाते हैं। तो पाकिस्तानी कौम को एक दफा मुबारक हो, 26 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। अब अगले 2-3 दिन में आपने देखना है फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में, क्योंकि पेट्रोल महंगा हुआ है ना, तो बिजली तो पेट्रोल से पैदा होती है, पानी से तो हम बनाते नहीं है। अब 3-4 दिन आपने इंतजार करना है अगले नाजबरदारियां का। किस रोज हमने बिजली के झटकों पे रोना है, किस रोज हमने कहना है कि इसलिए पता है आपको 4 दिन पहले फ्यूल एडजस्टमेंट की बात में सितंबर के लिए बिजली महंगी हुई है ₹2.25 रुपए या ₹2। अब हम दोबारा प्रोग्राम करेंगे और उसमें रोएंगे कि चूंकि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की समरी भी मंजूर कर दी है कि जनाब ₹2 होने बिजली की भी कीमत बढ़ा दो पर यूनिट, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। तो हम जो प्रोग्राम करते हैं कोशिश करेंगे कि कभी घुघू घोड़े जाग जाए, कभी किसी घुघू घोड़े को होश आ जाए, वरना तो ये घुघू घोड़े भंग पी के सोए हुए हैं। 26 रुपए बहुत कम है, हाफ साहब को चाहिए एक ही दफा 126 रुपए बढ़ाए, शायद उनकी कौम इससे जाग जाए। इकबाल के कहने पर तो नहीं जागी, वो शायर मशरक था, सारी जिंदगी उसने टिल लगा दिया, खुद बेचारा सो गया इनको जगाते जगाते। ये कौम नहीं जाग सकी, ऐसी ढीठ कौम है और ऐसी गहरी नींद सोई है। ऐसे तो खरगोश भी नहीं सोया होगा जो कछुआ और खरगोश की कहानी में होता है। ये बड़े ढीठ हैं। और मैंने कहा था कि हम हर रोज सोते हैं उठते हैं, सोते हैं उठते हैं, कभी भी नहीं जागते। पता नहीं कौन सा दिन होगा जब हम सोएंगे और सुबह फिर जागेंगे। जिस रोज ये कौम सो गई, जाग गई, उसके बाद फिर ये हुक्मरान सो नहीं सकेंगे, इनकी नींदें उड़ जाएंगी। ये मैं लिख के देता हूँ। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेजबान समीर भाई को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।